डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास हमने बात की थी नॉइज़लेस चैनल के बारे में। तो नॉइज़लेस चैनल में डिफरेंट टू प्रोटोकॉल्स थे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉइज़ी चैनल। तो अगर नॉइज़लेस चैनल की बात की जाए तो हमने उसमें एक प्रोटोकॉल पढ़ा था, दैट इज़ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल को अगर हम देखा जाए तो इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द फ्लो कंट्रोल कि अच्छा हम फ्लो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं बाई waiting for an acknowledgement from the receiver side, and after receiving the acknowledgement we send our data. तो इस तरह हम फ्लो को क्या कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे। सो बाय यूजिंग दिस आइडिया it proposed into the another channel that is called the noisy channel. Since जो आपका नॉन नॉइजलेस चैनल होता है वो नॉन एग्जिस्टेंट होता है, बिकॉज ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि कहीं एरर ना हो, लॉसेज ना हो। सो नाउ विल टॉक अबाउट द नॉइजी चैनल कि नॉइजी चैनल कैसे काम करते हैं। तो इफ विल टॉक अबाउट द नॉइजी चैनल, देयर आर थ्री बेसिक प्रोटोकॉल्स दैट विल गना डिस्कस। पहला होता है स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, गो बैक एंड ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, एंड थर्ड इज द सेलेक्टिव रिपीट ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट। तो स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट जो होता है वो स्टॉप एंड वेट का ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है, जो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर्स में देखना स्टार्ट कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, इफ विल टॉक अबाउट द स्टॉप एंड वेट ARQ। तो स्टॉप एंड वेट ARQ जो होता है आपका जो मॉडिफाइड वर्जन होता है जो आपके प्रीवियस प्रोटोकॉल दैट इज स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। सिंस हमें मालूम है कि डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए जो करप्टेड फ्रेम्स होते हैं, यूज़ द रिडंडेंट बिट्स। टू रिडंडेंट बिट्स क्या होता है, आपके जो एक्चुअल डेटा होता है उसमें हम इंसर्ट कर देते हैं, एंड व्हेन इट रिसीव्ड बाय द रिसीवर साइड देन इट इज़ चेक्ड, एंड इफ़ इट इज़ करप्टेड देन इट इज़ साइलेंटली डिस्कार्ड हो जाता है। तो रिसीवर पास पहुँचते अगर उसको लगता है कि कोई इसमें प्रॉब्लम है, देन उसको क्या करता है वो डिस्कार्ड कर देता है, एंड वो कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। शांत दैट इज डज नॉट रिस्पॉन्ड एनीथिंग। इट मीन्स दैट कि सेंडर को ये पता चल जाता है कि दैट देयर इज सम एरर, सो दैट रिसीवर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है, देन सेंडर क्या है तो दोबारा से सेंड करता है। चलिए, अगर हम डिटेक्ट और करप्टेड फ्रेम को तो रिडंडेंट बिट्स के जरिए देख सकते हैं, लेकिन अगर हम लॉस्ट फ्रेम्स की बात करें, लॉस्ट फ्रेम्स बिकम सो डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दैट whether it is whether it is received by the receiver or whether sender had sent it to the receiver। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए we use the frame numbers, that is if there is a frame numbers or sequence numbers, so by using the sequence numbers we can easily identify the lost of frames, out of order frames या duplicate frames, इन सब के बारे में हम easily identify कर सकते हैं। तो इन दिस प्रोटोकॉल क्या होता है कि देयर इज अ सीक्वेंस नंबर फॉर ईच फ्रेम्स दैट इज सेंट बाय द सेंडर, एंड if the if the receiver receives something out of order of the sequence number, then it easily identifies that some frames are lost, and it requests the sender for the next frames। तो जब भी सेंडर किसी फ्रेम को सेंड करता है तो वो क्या करता है, जैसे ही फ्रेम को सेंड करेगा वो उस फ्रेम की कॉपी को एक कॉपी अपने पास रखेगा, और जैसे ही वो सेंड करेगा एक टाइमर जो होता है वो ऑन कर देता है। जैसे ही आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड के बाद अगर सेंडर को एक्नॉलेजमेंट रिसीवर से नहीं मिलता है तो वो रखी हुई कॉपी को दोबारा से रीट्रांसमिट कर देता है। तो अगर इसमें दोबारा से देखा जाए, आपकी इस पीपीटी में भी देखा जाए, दैट इज़ एरर करेक्शन जो स्टॉप एंड वेट एरर क्यों में किया जाता है, ये एक कीपिंग और कॉपिंग ऑफ द सेंट फ्रेम एंड रीट्रांसमिटिंग ऑफ द फ्रेम व्हेन द टाइमर एक्सपायर। तो जैसे ही वो सेंडर डेटा को सेंड करता है वो टाइमर को ऑन कर देता है और कॉपी को अपने पास रखा होता है। अगर आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड के बाद सेंडर को कोई डेटा एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होता है रिसीवर के साइड से, देन इट रीट्रांसमिट द डेटा टू द रिसीवर, सो दैट दिस मैकेनिज्म इज नोन एज द स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। क्या होता है, ऑटोमेटिक ही रिपीट रिक्वेस्ट हो जाता है। सो दैट this protocol is the modification of the stop and wait protocol in the of the noiseless channel। ठीक है, अब टॉक करते हैं नेक्स्ट। एंड ये जैसे मैंने आपको बताया था, स्टॉप एंड वेट ARQ जो होता है इट यूजेज द सीक्वेंस नंबर to assign the frames so that we can easily identify the loss of the frames। and जो sequence number होता है ये पेस्ट होता है मॉड्यूलर टू मैथमेटिक। तो मॉड्यूलर टू अर्थमेटिक के बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा, मॉड्यूलर टू अर्थमेटिक होता क्या है। और अगर स्टॉप एंड वेट ARQ में देखें तो जो एक्नॉलेजमेंट अनाउंस होता है वो जो फॉर्मेट होता है फॉलो करता है वो मॉड्यूलर टू अर्थमेटिक को फॉलो करता है, विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द रिसीवर साइड कि रिसीवर को कौन सा फ्रेम एक्सपेक्टेड है
उसके लिए जो फॉर्मूला आप डिफाइन करते हैं विच इज़ इट इज़ द मॉड्यूलो 2 अर्थमेटिक। जैसा कि इस प्रोटोकॉल में अपने सीक्वेंस नंबर के बारे में बताया गया है, तो हियर वी कैन से दैट जो सीक्वेंस नंबर होता है इट इज़ यूज्ड बाय दिस प्रोटोकॉल, और सीक्वेंस नंबर जो ऐड किया जाता है इट इज़ एडेड इनटू द डेटा फ्रेम। आपको जो डेटा फ्रेम होता है उसी में अलग से क्या होता है, एक आपको स्पेस दिया जाता है ये सीक्वेंस नंबर के लिए। सो एक फील्ड होती है विच इज़ एडेड टू द डेटा फ्रेम टू होल्ड द सीक्वेंस नंबर और ऑफ दैट फ्रेम। तो उस फ्रेम के सीक्वेंस नंबर को ऐड करने के लिए एक स्पेस, एक फील्ड दी जाती है आपके डेटा फ्रेम में। लेकिन अगर बात की जाए कि डेटा फ्रेम अगर सीक्वेंस नंबर बहुत ज़्यादा तो हो नहीं सकता है क्योंकि आपकी फ्रेम में इतना स्पेस तो है नहीं, तो we need to consider, we need to range the sequence number so that we can easily utilize it and we can easily transfer it from one end to another end। चलिए तो सीक्वेंस नंबर को थोड़ा सा एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। सपोज हमने डिसाइड किया कि जो आपका जो फील्ड है वो m बिट लॉन्ग है, तो आपका जो सीक्वेंस नंबर का रेंज होगा वो होगा 0 से लेके 2⁻m-1, और इसी के बाद क्या होगा, रिपीट होगा। अगर आप देखें कि अगर आपने एज्यूम किया कि आपने जो सीक्वेंस नंबर यूज़ किया है वो x है, देन आपको जो सीक्वेंस नंबर की ज़रूरत पड़ेगी वो x+1 ही उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी, आपको x+2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया x अगर सीक्वेंस नंबर आपने यूज़ किया है तो आपकी जो सीक्वेंस नंबर नेक्स्ट यूज़ पड़ेगी वो x+1 की होगी, x+2 की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। इस चीज़ को हम इस एग्जांपल के ज़रिए, जो आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल के ज़रिए ईजिली समझ सकते हैं कि कैसे क्या काम करेगा आपका सीक्वेंस नंबर और कैसे आप डुप्लीकेसी या लॉस्ट ऑफ फ्रेम्स को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए तो एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं। पहला में आप देखते हैं, सपोज़ आपने जो रिक्वायरमेंट आपने जो फ्रेम नंबर डिसाइड किया है वो x फ्रेम नंबर है। तो जो फ्रेम सेंडर ने सेंड किया है वो सेफ एंड साउंड आपके रिसीवर के पास पहुंच गया है। रिसीवर ने क्या किया, उस रिसीवर ने पहुंचने के अपने मैसेज रिसीव करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट जो है वो उसने सेंडर को रिसीव कर दिया, सेंडर को सेंड कर दिया। जो एक्नॉलेजमेंट अराइव्स होता है सेंडर साइड में, उसकी वजह से क्योंकि आपने एक्स फ्रेम्स आपके पास रिसीव हुआ था, तो जो सेंडर अब रिसीवर को जो रिक्वायरमेंट थी नेक्स्ट फ्रेम की, तो नेक्स्ट फ्रेम क्या होगी आपकी x+1 रिक्वायरमेंट होगी। आपकी जो नेक्स्ट फ्रेम की रिक्वायरमेंट होगी वो x+1 होगी क्योंकि आपने रिसीव किया x, तो अब रिसीवर को जो रिक्वायरमेंट है वो x+1 फ्रेम की रिक्वायरमेंट है। दूसरी कंडीशन आप देख सकते हैं कि फ्रेम्स तो सेफ एंड साउंड पहुंच गया रिसीवर के पास, रिसीवर के पास सेफ एंड साउंड पहुंच गया है, लेकिन रिसीवर ने जब एक्नॉलेजमेंट सेंड किया है तो एक्नॉलेजमेंट रास्ते में क्या हो गया, करप्ट हो गया, लॉस्ट हो गया है। देन सेंडर को क्या होगा, सेंडर क्या करेगा, दोबारा से उसी फ्रेम को भेज देगा। तो और आपने बताया था फ्रेम को आपने नंबर क्या दे के रखा था, x दे के रखा था। तो जैसे ही आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड के बाद सेंडर को अगर कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होता है तो वो क्या करेगा, दोबारा से उसी फ्रेम को सेंड कर देगा। लेकिन रिसीवर साइड में क्या हुआ था, फ्रेम आपको रिसीव हो गया था लेकिन आपका एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया था। तो जैसे ही एक्स फ्रेम दोबारा से रिसीवर के पास पहुंचेगा तो आइडेंटिफाई कर लेगा कि अरे मुझे तो चाहिए था x+1 चाहिए था, जबकि मेरे पास क्या आ गया है, x आ गया है, दोबारा से मेरे पास क्या आ गया, x आ गया। देखो ईजिली आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये डुप्लीकेट है और उस फ्रेम को क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा और दोबारा से वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। तो इस तरह आप एक्नॉलेजमेंट अगर आपका लॉस हो जाता है तो इस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डुप्लीकेसी ऑफ द फ्रेम्स के बारे में। अगर हम थर्ड देखें कि अगर फ्रेम आपके रिसीवर के पास पहुंचा ही नहीं, फ्रेम्स आपके पास रिसीवर पहुंचा ही नहीं, तो क्या होगा, आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जो सेंडर के पास कॉपी रहती है उस कॉपी को दोबारा से रीट्रांसमिट कर देगा। अब आप इस पूरे प्रोसेस में देख सकते हैं कि हमें सिर्फ दो ही सीक्वेंस नंबर की ज़रूरत पड़ी, दैट इज़ पहले थी आपकी x और दूसरी x+1। तो अगर हम x को 0 कहें और x+1 को हम 1 कहें, तो जो हमें सीक्वेंस नंबर की जो ज़रूरत पड़ेगी अपने डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए वो क्या हो सकती है, 0 1 0 1 0 1। आपके और किसी फ्रेम की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो आपने सिर्फ देख लिया कि अगर आपकी बिट्स 2 बिट्स लॉन्ग है, आपने करके रखा है, तो 2 बिट्स लॉन्ग में क्या होगा, 2⁻m-1 होगा। तो 2 का क्या होगा, दैट इज़ आपने सॉरी 0 और 1 यूज़ किया था तो आपकी 1 बिट लॉन्ग है। तो 1 बिट लॉन्ग में आपका क्या होगा, 2⁻m, तो m की वैल्यू 1 हो गई। तो आप क्योंकि 1 बिट ही लॉन्ग आपने यूज़ किया था, 0 और 1 ही आप यूज़ कर रहे हैं और कुछ तो यूज़ नहीं कर रहे हैं।
ज़ीरो और वन ही आप यूज़ कर रहे हैं, ज़ीरो और वन यूज़ कर रहे हैं, तो 1 बिट का आपका हो गया। तो आपका क्या, जो 2 टू द पावर 1 माइनस 1 दैट इज 2 टू द पावर 2 माइनस 1, 2 टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 हो गया, दैट इज़ ज़ीरो और 1 आपके बिट की ज़रूरत पड़ेगी, नथिंग एल्स, यू डोंट नीड टू ऐड एनी एक्स्ट्रा बिट्स। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि आप मॉडुलो 2 अर्थमेटिक यूज़ कर रहे हैं अपनी सीक्वेंस नंबर को डिफाइन करने के लिए। तो ये जो आपका डिज़ाइन ऑफ द स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल है, उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, थोड़ा समझ सकते भी हैं कि कैसे इसमें ये डिफरेंट प्रोसेस है। आपने SN नेक्स्ट फ्रेम आपको सेंड करना है, RN नेक्स्ट फ्रेम टू रिसीव करना है, तो ये कॉन्सेप्ट इसके बारे में थोड़ा दिया हुआ है। ये एल्गोरिथम भी जो आप देख भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, हाँ, जो फ्लो डायग्राम है कि कैसे आपने जो अभी कॉन्सेप्ट स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ा है, उसके बारे में कैसे इसकी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले आपने क्या किया, एक रिक्वेस्ट आई एसन सीरियल, जो आपको डेटा सेंड सीक्वेंस नंबर सेंड करना है, ज़ीरो है, अपने फ्रेम ज़ीरो को सेंड कर दिया। जैसे ही वो रिसीवर के पास गया, रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट, अब रिसीवर को नेक्स्ट क्या होगा, 1 चाहिए होगा, उसने एक्नॉलेजमेंट 1 सेंड कर दिया सेंडर के पास। तो आपका क्या हुआ, आपने टाइमर स्टार्ट किया था, आपको टाइमर स्टार्ट किया, टाइमर स्टॉप कर लिया, और विद इन दिस टाइम पीरियड आपने जो डेटा सेंड किया तो उसकी एक्नॉलेजमेंट आपको रिसीव हो गई। नेक्स्ट आप कंडीशन इसमें देख रहे हैं कि अब आपको क्या करना है, आपने नेक्स्ट सीक्वेंस को डेटा सेंड किया, 1 सेंड किया, 1 रास्ते में गया और वो लॉस्ट हो गया। जब ये लॉस्ट हो गया तो आपने टाइमिंग ऑन किया था, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड जब आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ तो आपने क्या किया, दोबारा से उस डेटा को आपने रीसेंड कर दिया, तो फ्रेम को आपने रीसेंड कर दिया। जैसे ही रिसीवर के पास पहुंचा तो रिसीवर ने देखा कि अच्छा मुझे 1 अब रिसीव हो गया, अब मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए, उसने 0 एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया मेरे पास। तो आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड के बाद फिर से उसको क्या, वो रिसीव हो गया, देन इट आइडेंटिफाई, आपको फ्रेम रिसीव हो गया। तो आपने लॉस्ट ऑफ फ्रेम को यहाँ पे आपने चेक कर लिया, लॉस्ट ऑफ फ्रेम्स जो आपका था। अब लास्ट में आप ये देखें कि आपने इसमें देखा कि आपने 0 फ्रेम को सेंड किया, 0 फ्रेम को सेंड किया, तो एक्नॉलेजमेंट आपको, एक्नॉलेजमेंट 1 यहाँ से सेंड करनी थी, एक्नॉलेजमेंट 1 गई, ये बीच में लॉस हो गया। तो फिर से क्या, सर्टेन टाइम पीरियड जब देखा कुछ नहीं हुआ तो उसने दोबारा से फ्रेम को रीसेंड कर लिया। जब दोबारा से फ्रेम रीसेंड किया गया है तो उसने देखा कि अरे मुझे तो चाहिए था कुछ और, मुझे तो चाहिए था फ्रेम फ्रेम ज़ीरो चाहिए था, क्योंकि मुझे तो फ्रेम 1 तो रिसीव, फ्रेम 0 तो मुझे रिसीव हो चुका था। लेकिन दोबारा से इन्होंने क्या किया था, फ्रेम 0 ही सेंड कर दिया था, और जबकि हमें क्या चाहिए था, फ्रेम 1 चाहिए था। तो ये क्या करेगा, डुप्लीकेसी को आइडेंटिफाई कर लेगा और दोबारा से उस पैकेट को डिस्कार्ड करके एक्नॉलेजमेंट आपका सेंड कर देगा 1 से। तो ये सिंपल आपका प्रोसीजर था स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट को।